स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इस सब्जेक्ट के 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर करवाने वाला हूं, जो हर साल आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हो तो फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेबस में आप लोगों के टोटल 5 यूनिट दे रखी है और इन पांचों यूनिट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो सब भी मैंने 9 से 10 क्वेश्चन में ही कवर अप कर दिए हैं। अब इस सीरीज में जो 9 से 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे होंगे। यही सारे 9 से 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, जिनमें से भाई जो पहला दूसरा क्वेश्चन है ये आप लोगों की पहली और दूसरी यूनिट में कवर अप करवा दिए गए हैं, और जो तीसरा चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आप लोगों को थर्ड यूनिट में कराए जाएंगे। जिनमें से भाई फोर्थ क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ उदारवाद के ऊपर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बचे कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों की बाकी 2 यूनिट में कवर अप हो जाएंगे। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की। यूनिट नंबर है हमारा थर्ड, जिसका नाम है भाई राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद। मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता देता कि इस यूनिट से टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से भाई पहला उदारवाद के ऊपर बनता है, दूसरा मार्क्सवाद के ऊपर, तीसरा अराजकतावाद के ऊपर, चौथा रूढ़िवाद के ऊपर। तो उदारवाद के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है उसकी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना दी है, पार्ट 1 वाली वीडियो बना दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी वीडियोस का भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा जाके। रही बात भाई आज की इस वीडियो में मार्क्सवाद कवर अप करेंगे, और मार्क्सवाद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में वो आप लोगों को स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें भाई आप लोगों से मार्क्सवाद के भाई मूल सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि उनमें से एक अलगाव का सिद्धांत है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों के हर साल पेपर में। मेनली आप लोगों से भाई मार्क्सवाद के विचार ही पूछे जाते हैं, या मार्क्सवाद के आप मूल सिद्धांत कह सकते हो। और ये क्वेश्चन भाई आप लोगों को इतने टाइप से घुमा के दे दिया जाता है हर साल, आप देख सकते हो कितने टाइप से भाई घुमा के दे रखा है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन है, बस इन्हें हर साल जो है पेपरों में घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन भाई इनका जो आंसर है वो सबका सेम होने वाला है। सब आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं मार्क्सवाद के बारे में कि आप लोगों से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आप आंसर जो है बहुत इजीली लिखाओगे पेपर में। तो बात करते हैं भाई अब मार्क्सवाद की। क्या है ये मार्क्सवाद? जैसे कि भाई हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एक उदारवाद के बारे में, तो उदारवाद एक विचारधारा का नाम था या एक सोच का नाम भी आप बोल सकते हो। इसी टाइप से भाई मार्क्सवाद भी एक विचारधारा का नाम है, एक सोच का नाम है, जो उदारवाद के विरोध करने के लिए डेवलप हुई है, आई है। इस पूरी विचारधारा में भाई उदारवाद का विरोधी किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है, उसकी कमियां गिनवाई जाती हैं। तो इस वजह से भाई अगर आप लोगों ने उदारवाद वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा जाके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेनली भाई मार्क्सवादी विचारधारा में होता क्या है, कैसी होती है मार्क्सवादी सोच, मैं आप लोगों को शॉर्टली समझा देता हूँ, फिर किताबी लैंग्वेज में समझेंगे। अब मार्क्सवाद को मानने वाले लोग या मार्क्सवादी सोच रखने वाले लोगों का क्या मानना है, ये लोग ये मानते हैं कि समाज में जब से औद्योगिक क्रांति आई है ना, यानी कि समाज में जब से भाई फैक्ट्री वगैरह खुलनी शुरू हुई हैं, कंपनी बड़ी बड़ी खुलनी शुरू हुई हैं, उद्योग वगैरह बनने शुरू हुए हैं, तब से ही समाज जो है वो 2 वर्ग में बढ़ गया है, जिनमें एक वर्ग जो है वो अमीर है और दूसरा वर्ग जो है वो गरीब है, मजदूर वर्ग है। और ये जो अमीर वर्ग है यानी कि अमीर लोग हैं, ये गरीब वर्ग का तब से ही शोषण कर रहे हैं। शोषण कैसे कर रहे हैं? क्योंकि भाई ये अपनी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में इन गरीब लोगों को भाई कम पैसे में ज्यादा काम करवाते हैं और इनका शोषण करते हैं, जिस वजह से अमीर तो अमीर होता जा रहा है, उनकी स्थिति सुधरती जा रही है, और गरीब होता जा रहा है, उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। और इस चीज को खत्म करने के लिए भाई मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि हमें भाई उदारवाद को खत्म कर देना चाहिए, पूंजीवाद को खत्म कर देना चाहिए, निजीकरण को खत्म कर देना चाहिए। अब ये सारी चीजें होती क्या है, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी उदारवाद वाली में, तो आप देख लीजिएगा। मेनली ये कहते हैं कि हमें ये फैक्ट्री वगैरह जो है ये सब चीजें खत्म कर देनी चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये सब खत्म कर देना चाहिए, और ये जो गरीब लोग हैं ना समाज में, इन्हें अमीर लोगों के अगेंस्ट में विरोध कर देना चाहिए, और इनके पास जो भी संसाधन है वो सब छीन लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, समाज जो है फिर वो इक्वल हो जाएगा, सभी लोग समाज में समान हो जाएंगे, फिर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा। जिस चीज को इन्होंने क्या बोला, समाजवाद का नाम दिया है। तो मेनली भाई यही है मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी सोच आप बोल सकते हो।
अब थोड़ा किताबी लैंग्वेज में समझते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो मार्क्सवादी विचारधारा की भाई शुरुआत हुई है ना, ये कार्ल मार्क्स ने करी है। कार्ल मार्क्स ये एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान इंसान थे जिनका जन्म भाई 1818 में जर्मनी में हुआ। और फिर जब भाई इन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट कर ली तो इन्होंने उस टाइम पे भाई समाज में देखा। अब जब समाज को देखा तो इन्होंने ये पाया समाज में कि जितने भी काम धंधे वगैरह हो रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, उनसे क्या हो रहा है, समाज पूरा दो वर्ग में बट गया है, एक अमीर वर्ग में और एक गरीब वर्ग में। और ये जो अमीर वर्ग है ये गरीब वर्ग का शोषण कर रहे हैं क्योंकि ये कम पैसों में ज्यादा काम करवाते हैं गरीब वर्ग से और सारा मुनाफा खुद ले जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है भाई, अमीर वर्ग की स्थिति तो अच्छी होती जा रही है और गरीब वर्ग की बेकार होती जा रही है। तो इस चीज को बदलने के लिए भाई कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि हमें उदारवाद को खत्म कर देना चाहिए, पूंजीवाद को खत्म कर देना चाहिए और निजीकरण को खत्म कर देना चाहिए और गरीब लोगों को अमीर लोगों का विरोध कर देना चाहिए। विरोध करके सारे संसाधन छीन लो जिससे समाज में समानता आ जाएगी। तो यही विचार थे भाई कार्ल मार्क्स के, यही सलाह दी भाई उन्होंने सारे गरीब लोगों को और इनके इन्हीं विचारों को मार्क्सवाद का नाम दे दिया गया। अब कार्ल मार्क्स के बाद भाई और भी पढ़े लिखे लोग आए जैसे कि फ्रेडरिक एंगेल्स, स्टालिन, लेनिन और भी बहुत सारे विचारक थे, पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने इस विचारधारा का सपोर्ट करा, मार्क्सवादी वाली बात का सपोर्ट करा। तो आई होप आप लोग जो है पूरा बेसिक समझ चुके होंगे क्या है मार्क्सवादी विचारधारा। अब भाई इस मार्क्सवादी विचारधारा का उदय कैसे हुआ वो थोड़ा समझते हैं, उसकी हिस्ट्री थोड़ी समझते हैं। वैसे तो भाई मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि मार्क्सवाद का उदय कैसे हुआ, लेकिन अब किताबी लैंग्वेज में भी थोड़ा समझ लेते हैं। मेनली हुआ क्या था भाई, 1750 से 1850 के बीच में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि भाई इस टाइम पे जो है बहुत बड़े बड़े जो है फैक्ट्रियां लगी थी, बहुत बड़ी बड़ी जो है कंपनियों का विकास हुआ था जिनमें भाई नई नई टेक्नोलॉजी आई बहुत सारी। अब नई नई भाई टेक्नोलॉजी आई तो जो काम पहले हाथों से हुआ करता था वो अब मशीनों द्वारा किया जाने लगा, यानी कि अब लोगों की वैल्यू कम हो गई। इस चीज का फायदा उठाते हुए जो उद्योगपति थे, जो फैक्ट्रियों के मालिक थे या जो अमीर लोग थे, उन्होंने क्या करा भाई, जो मजदूर गरीब लोग थे ना उनको कम पैसों में ज्यादा काम करवाया करते थे, जिससे क्या होता गया भाई, अमीर तो अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए, पिसते चले गए और गरीबों की स्थिति जो है वो समाज में बद से बदतर जो है हो गई थी। फिर भाई जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, उन्होंने सारा ये सब चीजें देखी अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तो उन्होंने भाई इन गरीब लोगों को, इन मजदूर लोगों को सलाह दी कि भाई तुम इस शोषण के खिलाफ जो है विद्रोह कर दो, अमीर लोगों का बिल्कुल ही विद्रोह कर दो, उनके सारे संसाधन वगैरह छीन लो, पूंजीवाद को बिल्कुल ही नष्ट कर दो, खत्म कर दो। और जब तुम ऐसा कर दोगे, उनके संसाधन वगैरह सब छीन लोगे विद्रोह करके, तो समाज में जो है समानता आ जाएगी, यानी कि समाज में हर कोई जो है समान हो जाएगा, फिर कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। फिर आगे भाई इन्होंने ये कहा कि हमें जो राज्य होता है, जो सरकार होती है समाज में, उसे भी खत्म कर देना चाहिए, यानी कि सरकार को भी खत्म कर देना चाहिए। सरकार वाला सिस्टम जो है ये बेकार सिस्टम है। क्यों? क्योंकि सरकार भी भाई अमीर लोगों के अकॉर्डिंग ही चलती है। ऐसा कहते हैं भाई कौन? कार्ल मार्क्स। ये सलाह देते हैं सारी गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, और ये सारी सलाह, ये सारी बातें जो है उन्होंने अपनी बुकों में लिखी थी भाई, जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। इन दोनों बुकों में भाई उन्होंने अपने इन विचारों को लिखा था और इनके इन्हीं विचारों को भाई मार्क्सवाद जो है कहा जाता है। मेनली जो भाई मार्क्सवाद के उदय के कारण थे वो यही था कि भाई उदारवाद का उदय हुआ, इस वजह से ही मार्क्सवाद का उदय हुआ। अगर उदारवाद नहीं होता तो ना ही गरीब वर्ग का शोषण होता समाज में, ना ही उनके साथ गलत होता और ना ही गरीब लोग पिसते और ना ही फिर मार्क्सवाद का जन्म होता। दूसरा कारण भाई, जो गरीब लोगों के साथ शोषण बढ़ता जा रहा था, ये भी कहीं ना कहीं दूसरा कारण था। अगर मान लो शोषण ही नहीं होता, उनका कुछ भी नहीं होता, तो क्या मार्क्सवाद का उदय होता? नहीं भाई, मार्क्सवाद का उदय नहीं होता। तीसरा कारण भाई ये है कि समाज में अमीर वर्ग का बोलबाला जो है बहुत ज्यादा हो गया था। हर चीज जो है अमीर वर्ग के अकॉर्डिंग ही हो रही थी समाज में, पूंजीपतियों के अकॉर्डिंग ही हो रही थी, पैसे वाले लोगों के अकॉर्डिंग ही हो रही थी, पूरा समाज ही उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा था, सरकार वगैरह हर कोई उन्हीं के अकॉर्डिंग चली थी। तो इस वजह से भी मार्क्सवाद का उदय हुआ। चौथा जो मेन रीजन माना जा सकता है वो है भाई औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति
खुद सोचो, जब फैक्ट्री वगैरह नहीं आती, फैक्ट्री में भाई मशीनें वगैरह नहीं आती, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो क्या ये सब चीजें होती भाई? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई फिर इंसानों की जो है वैल्यू बनी रहती है अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती तो। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, जो काम पहले भाई हाथों से किए जाते थे इंसानों द्वारा, वो अब मशीन वगैरह जो है करने लगी थी, मशीनों से होने लग गए, तो इस वजह से इंसान की वैल्यू कम हो गई थी। तो कहीं ना कहीं भाई औद्योगिक क्रांति भी एक रीजन है मार्क्सवाद के उदय का। आखिरी कारण आप ये लिख सकते हो कि भाई जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, उस पे भाई अमीर लोगों का ही प्रभुत्व था, यानी कि सरकार भी सब अमीर लोगों के अकॉर्डिंग ही चलती थी। जो चीज आप लोगों को आज के टाइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी बहुत से देशों में, इवन भारत में भी। अब बात करते हैं भाई मेन आप लोगों के टॉपिक की, जो है भाई आप लोगों का मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत का बेसिकली मतलब ये होता है कि मार्क्सवाद किन किन बातों को मानता है। तो इनकेस आप लोगों से मार्क्सवाद की विशेषता, महत्व या प्रासंगिकता पूछे, तब भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मार्क्सवाद का भाई पहला मूल सिद्धांत है, वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये जो सिद्धांत दिया है भाई, ये हेगल ने दिया है। हेगल भी एक मार्क्सवादी विचारक है, यानी कि मार्क्सवाद को सपोर्ट करने वाले एक पढ़े लिखे इंसान है। इन्होंने भाई अपने इस सिद्धांत में क्या कहा कि भाई समाज में जो भी समस्या होती है, उनका समाधान निकालने के लिए भाई वार्तालाप किए जाते हैं, यानी कि बातें वगैरह की जाती है, उस टॉपिक पे डिबेट की जाती है ताकि उसका सॉल्यूशन निकल सके। और ये बातें तब तक चलती रहती हैं भाई जब तक कि एक परमानेंट कोई सॉल्यूशन जो है सही से नहीं मिल जाता। और परमानेंट सॉल्यूशन जैसी भाई कुछ भी चीज नहीं होती है। वो क्यों? क्योंकि भाई मान लो एक समाज है, इसकी समस्या कुछ और है, इन फ्यूचर में जाके ये समाज में कुछ तो भाई बदलाव आएंगे, तो समस्या भी कोई नहीं आएगी, तब उस सॉल्यूशन से काम थोड़ी चलेगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन जैसी भाई कोई भी चीज नहीं होती है। तो सिंपली भाई हेगल ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है ना भाई, वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक विचारों में घिरा रहता है, बातों में घिरा रहता है। हेगल आगे ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो लॉजिक है लोगों के पास, ये जो तर्क बुद्धि है, जो बुद्धि का उपयोग करते हैं लोग, एक ही टॉपिक पे डिबेट करते रहते हैं जिंदगी भर, यही भाई मेन रीजन है समस्याओं का। क्योंकि जब समाज में किसी के पास भी बुद्धि नहीं होगी, लॉजिक नहीं होगा, तो कोई भी किसी के साथ बुरा करने की भी नहीं सोच पाएगा, कोई भी ज्यादा चतुर जो है नहीं हो पाएगा। तो सब लोग जो है वो इक्वल रहेंगे और समाज जो है उसमें समानता होगी, ऐसा कहते हैं भाई हेगल अपने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। और दूसरी तरफ भाई उदारवाद भाई लॉजिक को जो है बहुत ज्यादा महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि भाई उनका मानना ही ये था कि लॉजिक से ही सब कुछ हो पाया है, लॉजिक से ही भाई बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री वगैरह हुई हैं, समाज में बदलाव हुए हैं। और मार्क्सवाद भाई इसी चीज को जो है गलत मान रहे हैं यहाँ पे कि भाई लॉजिक ही मेन कारण है जिससे समाज में समस्या उत्पन्न हुई है। तो आई होप आप लोगों को हेगल का ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत जो है समझ में आ गया होगा। अगला सिद्धांत है भाई ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये जो सिद्धांत है भाई ये कार्ल मार्क्स ने दिया है, और इस सिद्धांत को भाई इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में भाई कार्ल मार्क्स सिंपली ये कहते हैं कि जो समाज है ना भाई, वो 6 युगों में बटा हुआ है, यानी कि 6 टाइम पीरियड में बटा हुआ है। जिनमें से पहला था भाई आदिम युग, दूसरा था भाई दास्ता का युग, तीसरा था भाई सामंती युग, चौथा था भाई पूंजीवादी युग, और पूंजीवाद के बाद जो आएगा वो आएगा भाई हमारा समाजवादी युग और साम्यवादी समाज, या साम्यवादी युग भी आप बोल सकते हो। तो मेनली भाई इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि समाज शुरू से लेके अब तक 6 युगों में डिवाइड है। 6 युग में पहला युग ये बताते हैं आदिम युग था, जो सबसे पहले जब लोग आदि मानव थे, जब उन्हें कोई भी बुद्धि नहीं थी, उस युग में कार्ल मार्क्स ने ये बोला है आदिम युग में भाई सभी लोग जो है वो बराबर होते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी अमीर नहीं होता था, कोई भी गरीब नहीं होता था, और समाज में भाई जनसंख्या ही बहुत ही कम हुआ करती थी, लोग ही बहुत कम थे उस टाइम पे। तो इस वजह से लोग बहुत कम थे, तो राज्य भी नहीं था वहां पे, क्योंकि राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई डिसीजन वगैरह लेने थे तो लोग खुद ही आपस में बैठ के ले लिया करते थे। और इस टाइम पे भाई लोगों को कोई लालच वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, लोग अपना डेली का जीवन व्यतीत करते थे आराम से, ईमानदारी से। फिर जैसे जैसे भाई लोगों में थोड़ी थोड़ी बुद्धि आनी शुरू हुई और जनसंख्या बढ़ती गई, जिसके कारण भाई मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया, संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जबकि आदिम युग में ऐसा नहीं होता था, ये संसाधन वगैरह कोई भी संसाधन थे इन्हें इकट्ठा नहीं करते थे लोग, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी
और संसाधन बहुत सारे अवेलेबल थे। अब भाई पे जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो लोगों में ये बुद्धि आई कि भाई जब लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो ये संसाधन भाई खत्म ना हो जाए। तो ऐसे में भाई जिन लोगों के पास बुद्धि थी, जिन लोगों ने बुद्धि लड़ाई उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा भाई, जो संसाधन थे वो इकट्ठे कर लिए कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने नहीं इकट्ठे कर पाए भाई। इसलिए भाई जिन लोगों ने तो संसाधन इकट्ठे कर लिए वो बन गए मालिक, क्योंकि भाई उनके पास अब बहुत सारे संसाधन। संसाधन का मतलब एक तरीके से पैसा ही समझ लो। उस टाइम पे पैसा तो नहीं हुआ करता था, लेकिन उनके पास संसाधन जरूर थे, वो दूसरों से अमीर जरूर थे, तो वो बन गए भाई मालिक। और जो लोग संसाधन इकट्ठे नहीं कर पाए वो बन गए दास। इस वजह से इस वाले युग को भाई दासता का युग का नाम दिया है। फिर इसी टाइम पे भाई राज्य का भी उदय हो गया था, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ गई भाई इतनी ज्यादा, तो अब लोगों को आपस में डिसीजन वगैरह लेने के लिए भाई राज्य की जरूरत पड़ने लगी। तो इस टाइम पे राज्य का भी उदय हो गया, सरकार का उदय हो गया। फिर आगे चल के भाई दास युग में जो लोग संसाधन इकट्ठा कर रहे थे, जिनके पास बुद्धि आ गई थी, तो उनमें से भाई बहुत से लोगों ने जमीनें भी इकट्ठा कर ली कि भैया ये जमीन मेरी हो गई, ये जमीन मेरी हो गई। आगे चलकर जब सामंती युग आया तो वो लोग जो है जमीन के मालिक बन बैठे, उन्होंने जमीन पे कब्जा ऑलरेडी कर लिया था दास युग में ही। जिसके बाद भाई ये जो जमींदार लोग थे ना भाई, इन्होंने किसान लोगों से अपनी जमीनों पर मजदूरी वगैरह करवानी शुरू कर दी। अब आप यहाँ पे देखोगे जो दास युग था भाई, उसमें जिन लोगों ने संसाधन इकट्ठा कर लिए थे वो बन गए थे मालिक, और जो लोग नहीं कर पाए थे वो बन के रह गए भाई दास। क्योंकि उन्हें भाई जब संसाधन वगैरह चाहिए होते थे तो वो इन लोगों के पास जाते थे, और ये लोग क्या करते थे भाई, संसाधन देने के बदले में उन्हें अपना दास बना लिया करते थे, उनसे अपना काम करवा लिया करते थे। अब इस टाइम पे भाई जिन लोगों ने जमीनें वगैरह इकट्ठा कर ली थी वो बन गए भाई सामंती युग में जमीन के मालिक, और जिन्होंने भाई कुछ भी इकट्ठा नहीं करा था वो बन के रह गए फिर से किसान मजदूर वाले लोग, यानी कि पीड़ित लोग। और इस युग में भी, सामंती युग में भी, जो किसान पीड़ित मजदूर लोग थे, इन लोगों को भाई इनकी गुलामी करनी पड़ रही थी, इनका शोषण हो रहा था भाई दास लोगों का, या आप किसान लोग कह सकते हो, मजदूर लोग कह सकते हो। इसी टाइप से सेम भाई जो पूंजीवादी युग आया इसके बाद, उसमें भी होने लगा। पूंजीवादी युग कैसे आया भाई, अब जैसे जैसे भाई जमीन पे ये लोग किसानों से वो करवाने लगे थे खेती बाड़ी वगैरह, तो खेती बाड़ी ज्यादा होने लगी, तो इन्होंने धीरे धीरे जो है व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार शुरू करा तो धीरे धीरे भाई ये लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले बन गए, पूंजीपति बन गए। इन्होंने फिर भाई फैक्ट्रियां वगैरह लगा ली, उद्योग वगैरह लगा लिए, और इन फैक्ट्रियों में मजदूर वर्ग से काम वगैरह करवाने लग गए। और ये मजदूर वर्ग भाई कौन थे, जो सामंती युग में किसान थे, जिन्होंने कोई संसाधन इकट्ठा नहीं करा। दास युग में तो वो अब यहाँ पे बन गए मजदूर वर्ग, और जो जमींदार थे वो बन गए यहाँ पे अब उद्योगपति लोग, यानी कि पैसे वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन गए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। तो यहाँ पे भी भाई जो शोषण है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू है। तो बेसिकली इस सिद्धांत में भाई कार्ल मार्क्स ये समझाना चाहते हैं कि इतिहास को उठा के देखोगे टोटल 6 युग होंगे, जिनमें से पहला जो था आदिम युग, जब समाज जो है बराबर था, समाज में कोई भी अमीर गरीब नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे कोई भी राज्य नहीं हुआ करता था, क्योंकि भाई उस टाइम पे जनसंख्या ही बहुत कम थी और लोग लालची वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन भाई जैसे जैसे समय बीता, लोगों में बुद्धि आई, तो भाई कुछ लोगों ने जो है संसाधन वगैरह इकट्ठा कर लिए, और वो लोग फिर उन लोगों का भाई शोषण करने लगे, जो लोग संसाधन जो है इकट्ठा नहीं कर पाए थे। और फिर ये शोषण भाई सारे युगों में होता चला गया। जैसे कि भाई दास युग के बाद सामंती युग आया, उसमें भी शोषण हुआ। फिर उसके बाद जब पूंजीवादी युग आया, उसमें भी शोषण हुआ। तो इसी शोषण को खत्म करने के लिए भाई जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अपने विचार दिए, अपनी बुकों में बताया, लोगों को ये सलाह दी, मजदूर वर्ग को, दास लोगों को, किसान लोगों को ये सलाह दी कि जितने भी पीड़ित वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, यानी कि जो सबसे हारे हुए वर्ग हैं, उन लोगों को सबको एक साथ आ जाना चाहिए। एक साथ आके भाई इन अमीर लोगों के खिलाफ, इन पूंजीवादी लोगों के खिलाफ, इन जमींदारों लोगों के खिलाफ संघर्ष कर देना चाहिए, और संघर्ष करके सारे संसाधन वगैरह छीन लेने चाहिए, जिससे समाज में इक्वलिटी आ जाएगी, समानता आ जाएगी, जिससे पूरा समाज जो है वो सामंतवादी युग में चला जाएगा। और ऐसा भाई हुआ भी है विश्व में। कब हुआ था भाई,
1917 में पहली बार हुआ जब अमीर लोगों के खिलाफ भाई क्रांति वगैरह की गई। कहां पे की हुई थी भाई क्रांति? सोवियत संघ, आपने नाम पढ़ा होगा सोवियत संघ। यहाँ पे भाई 1917 में क्रांति हुई थी, जिसे आप रूसी क्रांति भी कह सकते हो। इस क्रांति में क्या हुआ था भाई, जो मजदूर लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, उन लोगों ने भाई, जो पूंजीवादी लोग थे, उद्योगपति लोग थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर देता और उनका सारा संसाधन वगैरह छीन के पूरे समाज को इक्वल बना दिया, समाज को पूरा समान बना दिया, जिसमें सब लोग जो है समान हो गए। फिर यही चीज भाई धीरे धीरे आप लोगों की चीन में भी हुई, वियतनाम में भी हुई, उत्तरी कोरिया में भी हुई, क्यूबा में भी हुई। अब जब समाज में सभी लोग समान हो गए, सब एक बराबर हो गए, कोई अमीर गरीब नहीं है, तो इस समाज को हम समाजवाद बोलते हैं। यानी कि इस चीज को हम समाजवाद का नाम देते हैं जब समाज में सब लोग समान हो जाते हैं। इस वजह से इस काल का नाम पड़ा समाजवादी युग। लेकिन भाई यहाँ पे सिर्फ ये कुछ ही देशों में या कुछ ही जगहों पर ही हो पाया, पूरे वर्ल्ड में नहीं हो पाया। आगे है भाई हमारा साम्यवादी समाज, जिसमें भाई कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब पूरे समाज में, पूरे विश्व में समाजवाद आ जाएगा, जब सब लोग समान हो जाएंगे क्रांति के बाद, तो भाई एक साम्यवादी युग का जन्म होगा, जिसमें भाई कोई भी सरकार नहीं होगी, उसे खत्म कर दोगे तुम अगर होगी भी तो, और वहां पे कोई भी वर्ग नहीं होगा, समाज जो है पूरा वर्गविहीन होगा, यानी कि कोई अमीर गरीब जो है नहीं होगा, जैसे कि पहले आदिम युग में था, जिस चीज को भाई नाम दिया है साम्यवादी युग। आई होप आप लोगों को ये सिद्धांत भी समझ में आ चुका होगा कार्ल मार्क्स का। बेसिकली उन्होंने इस सिद्धांत में यही समझाने की कोशिश करी है कि टोटल 6 समाज होते हैं और उन समाजों में कैसे कैसे भाई मजदूरों का या किसान लोगों का या गरीब लोगों का शोषण हुआ है, और उस शोषण को खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे साम्यवादी समाज की स्थापना हो सके, जहां पे फिर सभी लोग समान होंगे, फिर राज्य की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और समाज में कोई अमीर गरीब जो है नहीं होंगे। अब अगला सिद्धांत देखते हैं भाई। अगला सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी भाई कार्ल मार्क्स ने दिया है, जिसमें कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि जो पूंजीवादी युग है भाई, या जहां पे भी समाज में पूंजीवाद है, उस समाज में क्या होता है कि भाई उद्योगपति जो होते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, कंपनियों के मालिक होते हैं, वो मजदूर लोगों से या श्रमिक लोगों से भाई क्या करते हैं, कम पैसों में ज्यादा काम करवाते हैं, और कभी कभी भाई ओवर टाइम भी उनसे करवा लेते हैं। जहां उनकी ड्यूटी होती है 8 घंटे की, उनसे 10 घंटे की ड्यूटी भी करवा लेते हैं, और उस 10 घंटे की ड्यूटी के कोई भी एक्स्ट्रा पैसे वगैरह जो है नहीं देते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने फिर ये जाके सिद्धांत दिया कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम एक्स्ट्रा काम करवाते हो, यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी है और उसके बाद तुम 10 घंटे की उस बंदे से ड्यूटी करवा रहे हो, तो उस चीज के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा मूल्य मिलना चाहिए, अतिरिक्त मूल्य मिलना चाहिए। यही है भाई कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जबकि उदारवादी लोग भाई इस चीज को बिल्कुल भी नकारते हैं, वो चीज इस चीज को नहीं मानते। उदारवादी पूंजीवादी वो यही कहते हैं कि भाई हम तो ज्यादा काम कराएंगे, बिना पैसों के काम करवाएंगे और ज्यादा समय तक काम करवाएंगे। अगला सिद्धांत है भाई मूल सर्वहारा क्रांति। पहले आप सर्वहारा का मतलब समझो। सर्वहारा यानी कि सबसे हारा हुआ। तो पूंजीवादी व्यवस्था में भाई मैंने आप लोगों को बताया था भाई, एक होता है भाई उद्योगपति लोग, अमीर लोग, और एक होते हैं भाई मजदूर लोग, शोषित लोग, जिन्हें सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे हारे हुए वर्ग हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भाई ये सिद्धांत दिया और कहा इन मजदूर लोगों से, इन शोषित लोगों से कि भाई तुम इन पूंजीवादी लोगों के खिलाफ, इन उद्योगपतियों के खिलाफ विरोध करो, विरोध करके एक बहुत बड़ी क्रांति लाओ, जिसमें क्या होगा, तुम सारे जो उद्योगपति के संसाधन होंगे उन्हें हड़प लेना, विरोध करके सारे संसाधन छीन लेना और उन संसाधनों को समाज में इक्वली बांट देना, सबको समान बांट देना, जिससे समाज में क्या है, सब समान हो जाएंगे, समाज में समानता आ जाएगी। तो इस बदलाव को ही, इस क्रांति को ही सर्वहारा क्रांति का नाम दिया गया है। सर्वहारा क्रांति का सिद्धांत आप बोल सकते हो। उसके बाद है भाई हमारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये भी भाई आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इस सिद्धांत में भाई कार्ल मार्क्स ने मजदूर लोगों से, पीड़ित लोगों से, किसान लोगों से ये कहा कि भाई तुम्हें जो है एक हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ सारे युगों में यही हो जा रहा है। जैसे कि आपने भाई दास युग में देखा, सामंती युग में देखा, फिर पूंजीवादी युग में देखा, तुम्हारा हमेशा से शोषण ही होता आ जा रहा है। तो इस शोषण को खत्म करने के लिए तुम्हें एक क्रांति करनी होगी, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष तुम्हें सबको एक साथ हो जाना है। एक साथ होके तुम्हें
पूंजीपतियों के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ संघर्ष करना है, जिससे क्या होगा, समाज में फिर सारे वर्ग खत्म हो जाएंगे और समाज में हर कोई जो लोग है समान हो जाएंगे। इस चीज को ही भाई वर्ग संघर्ष का नाम दिया गया है। अगला है भाई साम्यवाद। अब जब भाई समाज में हर कोई समान हो जाएगा, कोई भी भाई वर्ग नहीं रहेगा, कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, उसके बाद भाई समाजवाद की स्थापना होगी। समाज में समाजवाद आ जाएगा भाई, यानी कि सब लोग समान हो जाएंगे उस समाज में। फिर भाई तुम्हें राज्य की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, यानी कि जो सरकार है उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो राज्य को भी फिर समाप्त करने की सलाह दी है मार्क्सवाद ने। जैसे कि भाई आदिम युग में हुआ करता था, आदिम युग में क्या था, जनसंख्या बहुत कम थी, लोग सारे समान थे, तो भाई राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसी टाइप से वो ये कह रहे हैं कि जब समाज में समाजवाद आ जाएगा, सभी लोग समान हो जाएंगे, फिर भाई तुम्हें राज्य को भी खत्म कर देना चाहिए, राज्य की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग जो है आपस में ही शासन कर लेंगे, स्वयं शासन कर लेंगे। और इसी चीज को कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का नाम दिया है। अगला और आखिरी सिद्धांत है भाई आप लोगों का अलगाव की अवधारणा, या अलगाव का आप सिद्धांत भी बोल सकते। तो भाई ये भी सिद्धांत जो है ये भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। और इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो आज के टाइम पे भाई दुनिया से जो है वो अलग होता जा रहा है बहुत ज्यादा। और वो अलग कैसे हो रहा है उस चीज के भाई 4 प्रकार बताए हैं कार्ल मार्क्स ने। तो भाई ये भी सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था अपनी बुक में। उन्होंने बुक जो लिखी थी वो लिखी थी 1844 में। बुक का नाम है भाई इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। इस बुक में भाई उन्होंने ये सिद्धांत देते हुए ये कहा कि मनुष्य जो है, जो इंसान है, वो आजकल भाई हर चीज से अलग होता जा रहा है, दुनिया से अलग होता जा रहा है। तो वो अलग जो है वो 4 प्रकार बताए उन्होंने, अलग कैसे हो रहा है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि भाई पूंजीपति लोग मजदूर लोगों से इतना ज्यादा काम करवाते हैं, इतना ज्यादा काम लेते हैं कि मनुष्य जो है वो आजकल वस्तु के समान हो गया है बिल्कुल। यानी कि एक तरीके से किसी चीज के समान हो गया। इंसान इंसान नहीं रह गया, बल्कि किसी चीज के समान होके रह गया, किसी वस्तु के समान, एक रोबोट जैसा बन के रह गया कि वो बस काम काम में ही लगा है, उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो पहला रीजन तो भाई उत्पादन को बताया है। दूसरा रीजन बताया भाई सहकर्मी। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि भाई पूंजीपतियों ने दबाव भी इतना बना दिया, भाई काम का इतना प्रेशर बना दिया मजदूर लोगों पे कि वो अपने सहकर्मियों से, यानी कि अपने ये यार दोस्त हैं या उनके जो दोस्त उनके साथ काम करते हैं, जो उनके साथ जो रहते हैं लोग, उनसे ही दूर होता जा रहा है, क्योंकि उन पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बना देते हैं पूंजीपति लोग। दूसरा बता रहे हैं भाई प्रकृति से अलग होता जा रहा है मनुष्य, क्योंकि भाई जो आदिम युग हमने पढ़े थे 6 युग, उनमें आदिम युग में इंसान प्रकृति से पूरी तरीके से जुड़ा होता, हर चीज उसका खाने पीना, पूरा दिन का दिनचर्या भी भाई उसका प्रकृति से रिलेटेड था, हर चीज ही प्रकृति से रिलेटेड थी। लेकिन भाई जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद मनुष्य जो है वो प्रकृति से अलग ही होता जा रहा है। आजकल हम प्रकृति से रिलेटेड क्या अच्छा करते हैं या प्रकृति के बारे में क्या ही बात करते हैं, तो प्रकृति से जो है बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है मनुष्य। और ये सब भी कहीं ना कहीं भाई पूंजीवाद की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि पूंजीवाद जगह जगह भाई फैक्ट्रियां वगैरह लगाता जा रहा है और पैसों के लालच में लोगों से काम करवाता जा रहा है। और चौथा बताया भाई कार्ल मार्क्स ने कि मनुष्य जो है वो अपने आप से भी भाई अलग होता जा रहा है, अपने आप को भूलता जा रहा है मनुष्य। वो कैसे? क्योंकि भाई मनुष्य के दिमाग में आजकल इतनी टेंशन होने लगी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचने की बजाय अपने माता पिता, बहन भाई या अपने यार दोस्त या जो साथ में उसके काम करते हैं उनके बारे में ही सोचता रहता। अपने बारे में क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सब चीजें आजकल इंसान बहुत कम सोचता है। तो ये था भाई इनका अलगाव का सिद्धांत। और इम्पोर्टेंट है तो इजी बट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है भाई मोस्टली टाइम से। अब ये सारे सिद्धांत एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को भाई मार्क्सवाद की कुछ आलोचनाएं भी करनी है, कुछ कमियां भी बतानी है। पहली आलोचना भाई कौन करते हैं? कार्ल पॉपर करते हैं। कार्ल पॉपर ये कहते हैं कि भाई जो मार्क्सवाद है ना वो एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, वो एक ऐसा समाज चाहता है जिसमें भाई लोग वर्ग विहीन हो, यानी कि कोई भी अमीर गरीब वगैरह जो है ना हो, सब लोग समान हो। और मार्क्सवाद उस समाज में ये चाहता है कि राज्य भी ना हो, यानी कि सरकार वगैरह भी ना हो। लेकिन क्या एक्चुअल में आज के टाइम पे ऐसा हो सकता है? वो कहते हैं कि भाई ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे।
तो इस वजह से जो कार्ल मार्क्स की ये मार्क्सवादी वाली विचारधारा है ना, ये सिर्फ एक काल्पनिक विचारधारा है। इसे सिर्फ हम सोच सकते हैं, इसको व्यवहार में नहीं ला सकते। ये चीज एक्चुअल में ऐसी नहीं हो सकती। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी गिनवाई है कार्ल पॉपर ने। दूसरी कमी भाई आलोचकों ने ये बताई है कि मार्क्सवादी जो लोग हैं या कार्ल मार्क्स के जो विचारधारा है, ये लोग ये कहते हैं अगर तुम्हें समाज में बदलाव लाना है, समाज में परिवर्तन लाना है, तो भाई तुम्हें हिंसा जो है करनी पड़ेगी। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि भाई अगर तुम्हें इस शोषण को खत्म करना है जो अमीर लोग गरीब लोगों पे करते हैं, तो सारे गरीब लोगों को एक साथ होकर अमीर लोगों का विरोध कर देना चाहिए और उनके संसाधन वगैरह छीन के समाज को इक्वल बनाने चाहिए। तो आलोचना करने वाले लोग भाई ये कहते हैं ये कोई एक सॉल्यूशन थोड़ी है भाई कि तुम हिंसा करोगे, और हिंसा तो भाई किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। हिंसा को कभी भी सही ठहराया नहीं जा सकता। तीसरी आलोचना जो है वो ये है कि भाई कि मार्क्सवादी जो लोग हैं ना, वो श्रमिकों की तानाशाही की बात करते हैं। वो कैसे? क्योंकि भाई मार्क्सवाद यही तो कहते हैं, कार्ल मार्क्स यही तो कहते हैं कि मजदूर लोगों को, श्रमिक लोगों को एक साथ होकर उन पे हिंसा कर देनी चाहिए, उनका विरोध कर देना चाहिए और सब कुछ जो है छीन लेना चाहिए, सारा संसाधन छीन लेना चाहिए और समाज में सबको इक्वल बना देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीज जो है तानाशाह में होता है कि भाई तुम सब कुछ जो है उनका छीन लोगे और सबको इक्वल बना दोगे, यानी कि अपने मन मर्जी का हो रहा है ये सब चीजें। दूसरों की जो है, बेशक वो अमीर लोग हैं, गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी, बट तुम उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, सब कुछ अपना अपना देख रहे हो। तो ये एक तानाशाही तत्व है। अगली आलोचना जो करी है भाई वो ये है कि मार्क्सवादी लोग भाई ये तो कहते हैं कि समाजवादी लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि समाज में सब इक्वल होने चाहिए, लेकिन उसमें लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। सरकार जो है वो लोगों के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए और सिर्फ अमीर लोगों के अकॉर्डिंग नहीं, सबके अकॉर्डिंग लोकतंत्र होना चाहिए उसमें। परंतु भाई ऐसा क्या एक्चुअल में बात करते हैं मार्क्सवादी? नहीं भाई, वो कहते हैं तानाशाही व्यवस्था की बात करते हैं। वो कैसे? क्योंकि भाई जो मार्क्सवाद है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का बोलबाला होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का। आपने नाम पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला होता है और कोई पार्टी जो है वहां पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल भाई आज के टाइम पे आप रूस देख लोगे, चाइना देख लोगे, वहां सिर्फ और सिर्फ भाई कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और क्या लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है? नहीं भाई, वहां पे तो और भी बहुत सारी पार्टियां होती हैं, पक्ष विपक्ष होता है और वो सारी आपस में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन भाई मार्क्सवादी जो देश हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा को मानते हैं, उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगली आलोचना देखते हैं भाई। अगली आलोचना है वो ये है कि भाई मैंने आप लोगों को जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ाया था, मैंने उसमें एक बात बताने भूल गया था, जिसमें भाई उन्होंने ये भी बोला था कि अगर कोई वस्तु बनाई जा रही है, उस वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, वो कितने रेट में बिकनी चाहिए। ये चीज भाई इस चीज से डिसाइड होगी कि उस पे कितनी ज्यादा मेहनत की गई है, कितना ज्यादा श्रम लगा है। ऐसा बोलते हैं मार्क्सवादी लोग। आलोचक ये कहते हैं कि बल्कि वस्तुओं का जो मूल्य है, वस्तुओं का जो रेट है, वो इस चीज से डिसाइड होना चाहिए कि भाई उस वस्तु की डिमांड कैसी है, टाइम कैसा है, स्थान कैसा है, किस समय में बनाई जा रही है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, इन चीजों पे भी डिसाइड होना चाहिए। सिर्फ श्रम को देख के तुम वस्तु के मूल्य डिसाइड कर दोगे, ये चीज सही नहीं है। अगली आलोचना है भाई वो ये है कि जैसे रूस है, चीन है, पोलैंड है, हंगरी है, यूगोस्लाविया है, क्यूबा है, ये सारे जो देश हैं ये भाई मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले देश हैं। जहाँ पे क्या है, मार्क्सवादी ये तो कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता होती है मार्क्सवाद में, तुम अपने धर्म को मान सकते हो। लेकिन क्या भाई इन देशों में एक्चुअल में ऐसा है? नहीं भाई, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन देशों की जो नीतियां है ना, वो भाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध है एकदम। यहाँ पे भाई धर्म का प्रचार वगैरह आप खुल के नहीं कर सकते, धर्म को खुल के जो है आप नहीं मान सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमी गिनवाई है आलोचकों ने। आगे जो आलोचना करी है वो करी है भाई मैकाइवर ने। ये एक विचारक का नाम है। तो भाई ये कहते हैं कि जो राज्य का निर्माण है भाई, वो शोषण करने के लिए नहीं किया गया था, जबकि मार्क्सवादी लोग क्या कहते हैं कि जो राज्य है ना भाई, ये एक संसाधन है, अमीर लोग जिसके थ्रू गरीब लोगों पर शोषण करते हैं। मैकाइवर ये कहते हैं कि राज्य को हमने शोषण करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इस वजह से बनाया था ताकि जो कबीले हुआ करते थे पुराने टाइम पे, उन कबीलों में न्याय वगैरह स्थापित हो सके, सब लोग जो हैं सबके अधिकारों की रक्षा की जा सके, इस वजह से राज्य की स्थापना की गई थी। अगली आलोचना देख लेते हैं, आखिरी आलोचना, वो प्लेटो और अरस्तू के विचारों में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, जिनका मानना भाई ये है कि
अगर राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी समाज में, तो पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। अराजकता मतलब कि एक ऐसी स्थिति बन जाएगी समाज में कि फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो कुछ भी कर पाएगा, फिर कुछ भी कर लेगा वो। तो एक अराजकता वाली स्थिति जो है पैदा हो जाएगी पूरे समाज में। ये चीज बिल्कुल भी गलत है। तो आई होप आप लोगों को सारी आलोचनाएं भी अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, सिद्धांत भी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और मार्क्सवाद का अर्थ भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कुछ कमी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ के जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोगों को कोई भी पेड नोट्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। फ्री नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो फ्री में। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।